हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है तारीख 13 मार्च और कल की तारीख में है 14 मार्च। तो कल की तारीख में पॉपुलर व्हीकल्स का जो आईपीओ है, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। तो इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा दोस्तों जो गोपाल स्नैक्स का आईपीओ है, इसका अलॉटमेंट का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। जिन जिन लोगों को अलॉट हुआ है, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करें पॉपुलर व्हीकल्स के आईपीओ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी जीएमपी देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, तो बहुत डाउन हो गया है, सिर्फ 1% के आसपास बता रहा है। हो सकता है बाद में नेगेटिव भी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर मार्केट देखें, अभी मार्केट ओवरऑल काफी ज्यादा डाउन है। लोगों के पोर्टफोलियो जो है रेड हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। लोगों को एक एक दिन में 4-5% का लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब जिनका अगर 10 लाख का भी पोर्टफोलियो है, जिनका 4-5 लाख अगर प्रॉफिट भी हो रहा था, मान लो 40% प्रॉफिट था, वो धीरे धीरे करके अब 20% या 15% पर आ गया है। मतलब इतना ज्यादा मार्केट में अंदर गिरावट है, और उसका असर जो है हमें आईपीओ पर भी देखने को मिल रहा है। आईपीओ सेंटीमेंट भी खराब हो रहा है, क्योंकि स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पर काफी ज्यादा दबाव है, वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस कारण क्या है कि इसकी आईपीओ की जो जीएमपी है वो भी हमें डाउन देखने को मिल रही है। तो अभी 3 रुपए पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, 50 शेयर का लॉट है, 150 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है, मतलब लगभग 1%। तो ये डाउन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जीएमपी देखिए दोस्तों, अंदाजा है सिर्फ, इसको फिक्स चीज मानकर ना चले, ऊपर नीचे हो सकती है। पर अभी ओवरऑल मार्केट की कंडीशन को देखते हुए डिमांड वैसे भी कम नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर अभी तक ही अंडर सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय पोर्शन को छोड़ दें तो क्यूआईबी, एचएनआई पोर्शन या रिटेल पोर्शन, तीनों ही अंडर सब्सक्राइब है, मतलब डिमांड ओवरऑल नहीं है। हाँ, तीसरे दिन क्यूआईबी की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे क्या है कि इसको सपोर्ट भी मिल जाएगा। पर अभी 2 दिन के अंदर देखें, अगर अच्छा डिमांड होती इस आईपीओ की, तो एनआईआई पोर्शन जो है वो भी फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है, 2 दिन के अंदर हो ही जाता है। रिटेल पोर्शन भी 2 दिन के अंदर फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है। तो ओवरऑल अभी डिमांड कम चल रही है। तो जो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिस्क बहुत ज्यादा नजर आ रही है इस आईपीओ के अंदर। अभी की मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बता रहा हूं। पर्सनली मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अप्लाई करें नहीं करें, पर रिस्क है जो वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की। एंकर लिस्ट इस आईपीओ के अंदर जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगी, इसकी एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट में काफी बढ़िया नाम शामिल है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कहें तो एचडीएफसी है, क्वांट म्यूचुअल फंड है, और भी 1-2 छोटे मोटे म्यूचुअल फंड शामिल है। उसके अलावा इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज भी शामिल है। फिर बात करें एफआईएस के अंदर, एफआईएस के अंदर भी काफी अच्छे नाम है। सिटी ग्रुप है, बोफा सिक्योरिटीज है, एचएसबीसी है, कॉप्टल मॉरिशस है, ऐसे कई बड़े एफआईएस शामिल हैं। तो लगभग 10 में से आप 7 रेटिंग इसको दे सकते हैं। पर्सनली मुझे जो फील हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है। तो एंकर लिस्ट, एंकर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा 3 महीने का आप टारगेट लेके चलते हैं, वो तो थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में एंकर लिस्ट का देख सकते हैं कि भाई अगर एंकर लिस्ट अच्छे रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत हमें अच्छा गेन देखने को। पर अभी तो हमें लिस्टिंग गेंस के लिए भी साथ में देखना है, क्योंकि अभी मार्केट की कंडीशन ऐसी है। तो अभी जो लोग लॉन्ग टर्म में रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि हम इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर अगर बात करें तो इसका सेक्टर ठीक है, बढ़िया सेक्टर आप इसको कह सकते हैं। जो भी ये ऑटोमोबाइल की डीलरशिप है, ऑटोमोबाइल वगैरह सेल करती है, कंपनी से आते हैं, जैसे ये मारुति का इसका काम ज़्यादा है, टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर का काम है। उसके अलावा भी जैगुआर, लैंड रोवर, होंडा, तो उनके काफ़ी सारे मतलब ऐसी कंपनीज है, उनका काम है। टोटल 59 इसके शोरूम्स हैं। तो कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर कार आती है, फिर यहाँ पर सेल होती है, तो डीलरशिप है, तो उनको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। तो ये सदाबहार काम है। मान लो आने वाले टाइम में ईवीस आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, तो उनको वो सेल करेगी। भाई डीलरशिप कंपनी को तो देनी ही है, कंपनी को वैसे ही अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, और डीलरशिप लेने वाले बैठे हैं। और 59 इसके टोटल शोरूम्स है 4 स्टेट्स के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया इसने काम फैला रखा है। मतलब मैंने जनरली देखा है कि भाई छोटे मोटे ही होते हैं जो भी डीलर होते हैं, 1-2 स्टेट्स मतलब के अंदर या कहें, या 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही होते हैं ज़्यादातर, मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है। तो इसका काम अच्छा फैला हुआ, मतलब लीडिंग पोजीशन पर है। और एक और ऐसी कंपनी है लैंडमार्क कार्स, उससे भी रेवेन्यू के मामले में थोड़ी बड़ी कंपनी है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब अभी लिस्टेड कंपनियों में लीडिंग है। उसके अलावा इसके सर्विस सेंटर्स वगैरह भी है, मतलब ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह सेल करती है। और उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह वो जो कार वगैरह का उनका करवा के देती है, तो वहाँ से इसकी इनकम वगैरह जनरेट होती है। फिर फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू के अंदर तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, पर नेगेटिव चीज़ ये है कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हैं। हालांकि हो सकता है इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इतने ही मिलते हो।
अभी इसके 1.5% के आसपास हो सकता है, थोड़े बहुत और बढ़ने चाहिए, ये अच्छी बात रहेगी। फिर बात करें सबसे नेगेटिव पॉइंट की कि इसके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.99 का निकल कर आता है, मतलब लगभग 2 के आसपास, वो बहुत ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 1 से कम, मतलब जितनी इक्विटी है उससे कम डेट होना चाहिए, उधारी कम होनी चाहिए। अब इक्विटी से भी डबल डेट है, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इसकी ROE ROC कम है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। बाकी वैल्यूएशन अगर लैंडमार्क कार से देखें तो सस्ती है, बाकी ओवरऑल अगर वैल्यूएशन देखें तो इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है, ठीक है। बस लैंडमार्क कार जो उसका पेयर कंपटीटर है उससे सस्ती है। और ओवरऑल अगर देखें लैंडमार्क कार्ड ने भी ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं, लगभग 1 साल 3-4 महीने के अंदर ठीक ठाक रिटर्न बना के दिए हैं, ज़्यादा खराब भी नहीं है और ज़्यादा इतने बढ़िया भी नहीं रिटर्न है। तो अगर ओवरऑल अगर देखें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो भाई रिस्क नजर आ ही रहा है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी थोड़ी सी ठीक नजर आ रही है, पर उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी है। डेट इसके ऊपर ज़्यादा है, डेट अगर पे करती है आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है ठीक ये कंपनी साबित हो सकती है। अभी की मार्केट कंडीशन के हिसाब से काफी ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है। पर्सनली मेरा तो अप्लाई करने का मन नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोपाल स्नैक्स के आईपीओ की, कल उसकी लिस्टिंग है। और दोस्तों एक और बात, जब ज्यादा आईपीओ एक साथ आते हैं तब आप ये सोचते हैं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, ये कंपनी सही है इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूं। यही सोच रहे हो ना कि भाई कंपनी में इन्वेस्ट कैसे, तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनीज में, पर कैसे? आईपीओ के जरिए, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने का बड़ा फायदा है ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप अर्ली स्टेज में एक अच्छी कंपनी के शेयर अक्वायर करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनकी ग्रोथ का हिस्सा बनने की। लेकिन देखिए जितना बड़ा फायदा भी होता है उतना बड़ा रिस्क भी होता है। अगर आप भी आईपीओ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या गाइडेंस चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जो आपको इन सब चीजों में बहुत बहुत मदद करता है। मोतीलाल ओसवाल एक ट्रस्टेड नेम है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। इनके पास एक अच्छी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम है जो आपको मार्केट के बारे में बताती है और टाइम टू टाइम सही रिकमेंडेशंस भी देती है। और इनके पास काफी हाई क्वालिटी फीचर्स भी है जो इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भी बना देते हैं। आईपीओ एक एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और एमओ यानी मोतीलाल ओसवाल आपको प्रोवाइड करता है सारे टूल्स एंड रिसोर्सेज जो आपकी आईपीओ इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुल बनाए रखेगा। तो वेट किसका है, आप भी स्टार्ट करो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी मोतीलाल ओसवाल के साथ। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। फिर दोस्तों बात करें गोपाल स्नैक्स के आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों कल की तारीख में 14 मार्च को लिस्टिंग है, 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे आईपीओ की लिस्टिंग होगी, ठीक है। उससे पहले प्री मार्केट के ऑर्डर लगा सकते हैं 9:15 से लेकर 9:45 तक। तो सबसे पहले कि भाई अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों शुरुआत से ही जीएमपी इसकी कम चल रही थी, शुरुआत से ही कम डिमांड थी और अभी मार्केट डाउन होता जा रहा था तब से कम ही डिमांड थी। तो अभी जीएमपी इसकी नेगेटिव बता रही है, मतलब जो लिस्टिंग प्राइस है वो नेगेटिव बता रहा है। 401 रुपए के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ है, 401 रुपीज के अंदर। तो अब जीएमपी नेगेटिव है तो नेगेटिव लिस्टिंग बता रही है, भाई इससे नीचे ये लिस्ट होने की संभावनाएं नजर आ रही है। जेजीकेएमएल के लिए जो है वो नेगेटिव लिस्ट हुआ, तो इसका भी यही लग रहा है कि भाई ये लिस्ट नेगेटिव हो सकता है जो जीएमपी चल रही है उस अनुसार। बाकी जीएमपी अंदाजा ही है, इसको अंदाजा मानकर चले, पर अभी ओवरऑल डिमांड के हिसाब से लग रहा है कि भाई ये नेगेटिव लिस्ट हो सकता है। बाकी कल अगर अच्छा लिस्टिंग गेंस मिल जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट की कंडीशन अगर आप देखें तो वो खराब है, मतलब मार्केट आप डाउन चला जा रहा है। उस हिसाब से क्या है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग पर भी हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट अगर अच्छा रिस्पॉन्स देता है, मार्केट पॉजिटिव खुलता है, तो हो सकता है इस आईपीओ की लिस्टिंग में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, पर्सनली मैंने इसीलिए अप्लाई नहीं किया था, शुरुआत से ही डिमांड कम थी। भाई हम डिस्कस भी कर रहे थे और फाइनल डिसीजन का वीडियो भी मैंने आपको दिया था, और जीएमपी भी कम थी, ओवरऑल डिमांड कम थी। उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने रिस्क लिया है। भाई किसी ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से रिस्क लिया है तो उसके लिए हम अलग स्ट्रैटेजी होगी, और किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लिया है तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो सबसे पहले जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से रिस्क लिया है, भाई जिन लोगों को लगता था कि भाई लिस्टिंग गेंस मिल जाएगा, तो अब देखिए मान लो कल लिस्टिंग गेंस मिल जाए तो ये बढ़िया चीज़ होगी, ठीक है, तो भी आप लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे। पर नहीं भी मिलता है लिस्टिंग गेंस, मान लो थोड़ा बहुत नेगेटिव खुलता है, भाई मैं कम लॉस अगर होता है, भाई 400-500 रुपये या 1000 रुपये तक लॉस होता है, तो मुझे लगता है कि भाई बाद में अगर और ज़्यादा लॉस हो जाए उससे बढ़िया है कि जितना भी थोड़ा बहुत लॉस है वो लेकर हम एग्जिट हो सकते हैं। ये भी बढ़िया स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप वैसा ही कीजिए, जो भी आपका मन आए वैसा कीजिए,
क्योंकि अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो फिर आपकी स्ट्रेटजी नहीं होगी, और ज्यादा डाउन चला गया मान लो, तो आपको तो भाई इसके अंदर 15,000 ही लगाने थे, और ज्यादा डाउन चला गया तो लॉन्ग टर्म वाले तो क्या करेंगे कि भाई और थोड़े शेयर्स ले लेंगे, इसको एवरेज कर लेंगे, पर आपकी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। आपको क्या है कि फिर दिमाग ऐसे मतलब परेशान होता रहेगा, भाई अब मैं क्या करूं, बहुत डाउन चला गया, मैं तो पहले ही सेल कर देता। इससे अच्छा भाई आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया तो बिना सोचे समझे हमें लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। हाँ, ज्यादा लॉस हो रहा है तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए, क्योंकि एकदम से डाउन हो रहे हैं पैसे तो वो अलग चीज है। छोटा मोटा लॉस है भाई, थोड़ा दाव लगाया है तो 200-400 ऊपर नीचे चल सकता है। बाकी देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। फिर दोस्तों, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है उनको क्या करना चाहिए, तो इसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स के अंदर अगर देखें तो सेक्टर इसका बढ़िया है। पहले प्रताप स्नैक्स और बीकाजी के आईपीओ ऐसे लिस्ट हो चुके हैं, दोनों ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। स्पेशली बीकाजी का भी आईपीओ आया था, अच्छी उसकी ब्रांड वैल्यू है, तो उस हिसाब से सेक्टर ये बढ़िया है, मतलब डिमांडिंग और सदाबहार सेक्टर है। ये जो फूड सेक्टर होता है खाने वाला, तो सदाबहार सेक्टर है। एक बार ब्रांड अच्छा चल गया उसके बाद क्या है कि इसकी डिमांड रहती है, जैसे अभी बीकाजी की भी है, लेज की भी है, ऐसे काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनकी डिमांड है। बाकी वैल्यूएशंस वाइज देखें तो बीकाजी और प्रताप स्नैक्स से सही वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ लेके आए हैं, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है, मतलब उनसे कहूं तो। हाँ, ओवरऑल देखें तो भले ही थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है, पर बीकाजी और प्रताप स्नैक्स इनसे थोड़ी सही वैल्यूएशंस लेके आए हैं, तो वैल्यूएशंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर अगर बात करें फाइनेंशियली, कंपनी काफी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो ग्रोथ है ही, और पिछले काफी सालों में डेट भी इसने कम किया, उधारी कम की है। और अभी अगर इसका एनुअल प्रॉफिट वगैरह देखते हैं, रिजर्व कैश देखते हैं, तो हम इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं। भाई ये अपना डेट चुका सकती है, कैपेसिटी है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। आरओई आरओसी मतलब वो देखें तो 15% से ऊपर की है, ये भी अच्छी बात है। बाकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, मतलब 8% से ऊपर के प्रॉफिट मार्जिन, ये भी अच्छी बात है। नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स कंपिटिटिव सेक्टर है, और हमें कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स भी थोड़े थोड़े लॉन्च करते रहने पड़ते हैं, नए नए फ्लेवर्स लॉन्च करते रहना पड़ता है, ताकि क्या है कि मार्केट में हम बने रहें। हाँ, पुराने फ्लेवर्स भी चलते हैं, पर कुछ नया भी आता रहना चाहिए, ताकि क्या है कि लोग आकर्षित रहें। ये कंपटीशन है, तो इस बेसिस पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहना पड़ता है। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नजर आ रही है, खराब नहीं है। हाँ, अगर कल गिरते हुए मार्केट में डाउन चला जाता है तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि मार्केट भी अभी गिर रहा है, तो अब आईपीओ की किस्मत है। बाकी पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया है, मैं भी खास अभी इंटरेस्टेड नहीं रहा था, क्योंकि ओवरऑल डिमांड नहीं थी। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने या सेल करने का डिसीजन नहीं है। तो दोस्तों, ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा।